नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग एग्ज़ाम में देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी से, नल और टंकी वाले से, और बाकी मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं। तो मैंने आपसे बताया था कि ज़्यादा डीप इसके लिए हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक नॉलेज रखना है जितना कि अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो, अपने आप क्वेश्चन कर पाए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि मैं अभी क्वेश्चन कुछ करा रहा हूँ, और बाकी के क्वेश्चन आप खुद देख रहे हैं और बाकी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं जैसा कि आप देखेंगे वीडियो में। उसके बाद में मैं पाइप और टंकी की क्लास आज या कल में बहुत ही जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप सभी क्लासेस की स्टार्टिंग की दो वीडियो देख लें तो वहाँ से आपके ये समझ लीजिए एनटीपीसी एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी तो स्पीड बनेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं अपने क्वेश्चन की बात करता हूँ जहाँ से मैंने लास्ट क्वेश्चन पे छोड़ा था आपको, कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन में था कुछ फॉर्मूले मैं बात कर रहा था। तो वो फॉर्मूले जो कि आपके सामने एक बार फॉर्मूले देखें, और उससे रिलेटेड जो क्यूब वाला एग्जाम्पल था जो कि मैंने बताया था आपको कि क्या था एग्जाम्पल, लास्ट वाला जो फॉर्मूला था, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। देखेंगे आपके सामने फॉर्मूला है, अगर मैं इसको लिखूं तो 1 + 2 + 3 + अप टू, यानी कि इसको 1 क्यूब, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब अप टू, यानी कि हर एक टर्म का क्यूब होगा और लास्ट में क्या होगा, n क्यूब। तो इसको जब हम ऐड करके लिखेंगे ना तो ये क्या होगा हमारा सिग्मा n क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बनता है, हमने बताया था n × n + 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, ये बनता था। इसका मैं एग्जाम्पल कराने वाला था, जैसे कि कोई टेक्निकल इशू आ गया था जिससे कि वहाँ से क्लास मैंने ऑफ कर दी थी। तो मैंने ये एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा कि इससे रिलेटेड कौन सा एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मैं अगर बेसिक सा एग्जाम्पल आपको कराऊं तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है 1 क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब। अच्छा, और अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं कि इस फॉर्मूले को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि n या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, लिख सकते हैं हम इसको हिंदी में प्रथम या बोले या फर्स्ट बोले, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यही वाला तो है, यही फॉर्मूला है। यानी इसको मैंने क्यूब वाले को क्या किया है, एक मिनट देखेंगे, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन यानी कि क्यूब होता है, घन यानी क्या होता है, क्यूब। ठीक है, इंग्लिश में आपके सामने है जिसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया है। इसको हम लोग अभी क्वेश्चन देख रहे थे, तो क्वेश्चन हमारा +... अप टू 10 क्यूब मैंने कर दिया। तो हमें पता है कि n = यहाँ पे कितने टर्म होंगे, 1 से लेके 10 तक 10 टर्म होंगे, यानी कि 10 पद होंगे यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ तो n = 10, तो हमारे सामने फॉर्मूला है हमारे पास, इसका हम सम निकाल सकते हैं, इसका योग निकाल सकते हैं। तो सिग्मा n क्यूब की जगह 10 का क्यूब कर देंगे। बाकी ये लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधे सोल्यूशन करेंगे। 10 × 10 + 1 यानी कि 11 भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और डिवाइड बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करें अगर, तो 2 × 5 = 10 है, 2 × 5 = 10 और इंटू ये 10 × 1 = 11 होल स्क्वायर। अगर आप इसको स्क्वायर कर लेते तो 5 × 25 यानी कि 5 × 5 = 25 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। और अगर इसको और आगे इजी करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 × 25 यानी 25 × 25, कैरी 2, 25 × 2 = 50, 2 = 52, 52 का 2 कैरी 5 एंड 25 × 25, 5 30। तो इसका आंसर आपके सामने है 3025।
ऐसे होगा। इसी में अगर मैं आपको बताऊं कि एक जैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप देखेंगे एक बार, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन की बात करूंगा। देखें इसको एक बार। आई होप आपने देख लिया होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं एक बार क्या करता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन है बट मैं भी लिख देता हूँ। देखेंगे 11 क्यूब प्लस 12 यानी कि 12 का क्यूब प्लस 13 क्यूब अप टू 20 क्यूब, अप टू 20 का क्यूब यानी कि 20 का क्यूब। इसका जोड़ बताना है, इसका योग बताना है कितना आएगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमारी इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए। देखें, आपको पता है अगर हमें 11 to 20 निकालना है तो क्या 1 से 20 से हम 1 से लेके 20 तक, इसको मैं लिखूंगा, जरा देखिएगा। इसको अगर मैं लिखूं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 20 क्यूब, लिख लिया, ठीक भाई। और अगर मैं इससे माइनस कर दूं, इसके जोड़ से इसको माइनस कर दूं, किसको, देखिएगा एक मिनट, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू 10 का क्यूब यानी कि 10 टर्म। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां से लेकर, क्योंकि यहां पे ना प्रथम संख्याएं हैं, यानी कि जो भी संख्याएं स्टार्ट होंगी, शुरुआत होगी, उनकी 1 से ही होनी चाहिए। 1 के अलावा अगर 20 से होगी ना तो उसको हम माइनस करके जैसे भी हमारा बनेगा वैसे हम करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारी प्लानिंग ये होगी, हमने लिखा 1 से 20 तक, यानी ये कह लें हम 1 से 10 तक मैंने उसमें जोड़ दिया और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब सभी संख्याओं का घटा दिया। तो हमने किया, तो हमारा यही तो था। अगर इसको हम ओपन करके घटाएं तो कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा। इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें टोटल n इक्वल टू कितना होगा, इसमें n इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल टू 20। यहाँ पे 20 पद हैं और यहाँ पे कितने पद हैं, 10 हैं, यानी यहाँ पे 10 टर्म है और यहाँ पे 20 टर्म है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 20 इंटू 21 n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि भागे 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस, और यहाँ पे ऐसे 10 का यूज करेंगे तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बाई 2 का होल स्क्वायर। इतना अगर आप करेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लें। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2 10 जा 20, 2 दाम में 10 यानी कि 10 इंटू 21 का होल स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व करते हैं 2 पंचे 10 यानी कि 5 गुणे 11 का होल स्क्वायर होगा। अगर आप इतना कर लेते हो, अगर आप इतना कर लेते हो तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। भाई गुणा करके अगर स्क्वायर करेंगे ना तो वो हो जाएगा टफ, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल टर्म का ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कितना होगा, 21 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, कितना होता है 21 का स्क्वायर। अगर 21 का स्क्वायर हम निकालते हैं तो हमारा 441 यानी कि 441 आता है। 441 यानी कि 441, 21 का स्क्वायर क्या आएगा, आएगा माइनस, और इसको करेंगे 25 इंटू 11 का स्क्वायर 121। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4400, देखिए 44,100 माइनस, और इसको अगर मैं देखो मल्टीप्लाई अगर कर लूँगा वही पहले वाला आएगा, 25 1 जो 25 एंड 25 2 जो 30 और 30 कैरी वाला 2, 25 2 जो 50 और 50 में कैरी वाला 2 अगर ऐड करते हैं हम तो 52 हो जाता है, यानी यहाँ पे 5 लिखेंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे 2 और कैरी हमारा हो जाएगा 5। कैरी अगर मेरा 5 हो जाएगा तो 25 1 जा 25, 5 कितना हो जाएगा 30 यानी कि 30, तो यानी कि 3025 यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस। और अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 कैरी करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे 9 होगा, 9 में से 2 7,
उसके बाद यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 में से 0 कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे से 4 में से 3 1 एंड 4, यानी कि 41,075 यही आपका आंसर होगा। आप इसमें अपना ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखें इसको एक बार, समझने की कोशिश करें हमने यहाँ पे क्या किया है और कैसे किया है। ऐसे ही आपके सामने एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे ही सेम स्क्वायर वाला क्वेश्चन, बस उसमें हमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना होगा और यहाँ पे नंबर सारे आपके स्क्वायर्स में लिखे होंगे। के बाद मैं बात करूँगा, आपके एग्जाम में रोमन नंबर्स कई बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और एक बार ये भी हुआ है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपके सामने मैं शो कर दे रहा हूँ, देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है XCVI। क्वेश्चन क्या है? XCVI। ये कौन सा नंबर होगा, इसको ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए आपको रोमन नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर रोमन नंबर्स का नॉलेज आपको होना चाहिए तो तभी तो आप इसको बता पाओगे। कैसे करोगे कि ये C के पहले जो X लग गया इसका मतलब क्या है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं फिलहाल आपको, या तो पहले मैं बता देता हूं ये होगा क्या। C होता है 100। मैं पहले आपको बेसिक नंबर्स का नॉलेज दे देता हूं, देखिएगा। हम 1 के लिए क्या लिखते हैं, 2 और 3। 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स का मैं नॉलेज पहले दे देता हूं, उसके बाद आगे का बताता हूं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और बहुत मज़ा आएगा इसको समझने में, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। 1 को क्या लिखते हैं हम, आई के फॉर्म में या फर्स्ट ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, या कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं। ये हमारा 1 हो जाता है। और 2 लिखने के लिए हम ऐसे इसको डबल आई बना देते हैं, या ऐसे करके इसके ऊपर 2 बिंदियां भी लिख देते हैं, बना देते हैं। ये 2 ऐसे भी बनाया जाता है, ऐसे भी बनाया जाता है। और 3 के लिए सेम प्रोसेस, 3 लाइन खींच के, यानी कि थर्ड बना के, और इसमें ये 3 लाइन बना के 3 बिंदियां बना देते हैं। ये तीनों तरीके से पॉसिबल है, ये चीज़ें तीनों तरीके से। और 4 के लिए क्या करते हैं भाई, 4 के लिए हम करते ये हैं कि 4 जो लिखा हुआ है ना आपका, 4 के लिए पहले चीज़ हम 5 को जानेंगे कि 5 को क्या लिखते हैं। 5 को लिखते हैं V लिख देते हैं, तो V हो जाता है हमारा 5। और 5 के पहले अगर 1 लगा देते हैं तो वो हमारा हो जाता है 4। यानी कि 5 के पहले हम 1 लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, हमने 5 के पहले 1 लगा दिया तो ये 4 हो गया। और 5 के बाद अगर 1 लगा दें, यानी कि उसमें 1 जोड़ दें, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 6 होगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अगर 6 में 1 और लगा दें तो 7 हो जाएगा। 6 में अगर 1 और लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, 7 होगा। 6 में अगर 1 और लगा देंगे तो वो 7 हो जाएगा। 7 में अगर 1 और जोड़ दें तो वो 8 हो जाएगा, होगा। यानी कि अगर 5 में हम 3 जोड़ दें, V हुआ हमारा 5, और इसमें अगर 3 हम जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन ध्यान देंगे, आप 9 में ऐसा नहीं करेंगे कि 5 के आगे आप 4 1 बना दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि रोमन का एक रूल होता है कि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। रोमन संख्याओं का एक रूल होता है कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या 3 बार से ज्यादा, 3 बार से ज्यादा, 3 बार से ज्यादा दोहराई नहीं जा सकती।
या 3 बार से ज़्यादा उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। कोई भी संख्या होगी वो 3 बार से ज़्यादा रोमन नंबर में कभी रिपीट नहीं होगी। तो हम 9 के लिए क्या करते हैं, जिसको 10 लिखते हैं ना, 10 भाई साहब x बना देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 10। तो इसके पहले अगर हम 1 लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है 9। ठीक है, इसके पहले अगर हम 1 लगा देते हैं तो ये हमारा 9 हो जाता है। और 10 है तो भाई साहब 11 लिखने के लिए क्या करते हैं कि 10 के आगे 2 लगा देते हैं। सेम प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, 10 के आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, 11 के लिए 10 के आगे 1 लगाएंगे, यानी कि 10 1 11 हो जाएगा। और उसके बाद 12 लिखने के लिए क्या करेंगे, 12 के लिए 10 के आगे 2 लगा देंगे, यानी कि डबल 1 लगा देंगे, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। ऐसे ही 13 के लिए x के आगे हम 111 बना देंगे, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 13, यानी कि x में 10 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। सिंपल। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो फिर टाइम आ गया है कि 3 बार से ज़्यादा कोई रिपीट नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है कि हम 14 लिखने के लिए क्या करेंगे, 14 लिखने के लिए क्या करेंगे, 14 लिखने के लिए करेंगे कि लिखेंगे 10 और 10 के आगे 4 लगा देंगे। 4 हमारा क्या होता है 5 के पहले 1, यानी कि I और V होता है। और 15 के लिए हमें पता है क्या होता है X और V होता है 15। ओके, अगर यहाँ तक हो गया है तो आगे मैं एक तरफ से ना बता के थोड़ा मेन आपको बताता हूँ। आप ऐसे ही सारे नंबर्स को लिखेंगे, अब कोई भी नंबर होगा तो आप ब्रेक करके बड़ी ही आसानी से लिख पाएंगे। देखिएगा यहाँ तक हो गया। 15 को क्या लिखते हैं x और v। ओके, तो मैं अब बात करूँगा कि 50 को क्या लिखते हैं 50 को, और 100 को क्या लिखते हैं 50 को क्या लिखते हैं 100 को क्या लिखते हैं। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसको 500 को क्या लिखते हैं 500 को क्या लिखते हैं। ऐसे ही 1000 को क्या लिखते हैं। ठीक है, तो यहां तक पहले देखिएगा, इसके आगे और भी बहुत कुछ है इसमें जो कि मैं कराऊंगा। तो 50 को लिखते हैं L, 50 को बनाते हैं L, और 100 यानी कि सेंचुरी C लिखते हैं, और 500 को बनाते हैं D, और 1000 को लिखते हैं M। यहां तक समझिएगा, 1000 को M लिखते हैं। देख पा रहे हैं, यहां तक अगर आपकी चीजें क्लियर हैं तो, यहां तक अगर सभी चीजें आपकी क्लियर हैं तो यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। और यहां पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि 50 के पहले अगर हमें 40 लिखना होगा तो क्या करेंगे, कि 50 के पहले अगर हमें 40 लिखना होगा तो करेंगे ये कि 50 के पहले 10 लगा देंगे, यानी कि L के पहले X लगा देंगे। 50 में से 10 कम हो गया तो कितना आ गया 40। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि x 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता था। तो 30 को क्या लिखते भाई साहब, 30 को क्या लिखते XXX लिखते, क्योंकि 3 बार तो भाई साहब रिपीट हो सकते हैं, 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो 50 में 10 कम कर दिया। ऐसे ही 60 को लिखने के लिए यानी कि 60 के लिए क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 60 के लिए क्या करते हैं, 60 के लिए करते हैं हम 50 में 10 जोड़ देते हैं, यानी कि L के आगे X लगा देते हैं। ऐसे ही 70 के लिए L के आगे XX, और 80 के लिए L के आगे XXX। आपको मैं सारे बता दे रहा हूँ, देखिएगा 80 के लिए L के आगे XXX लगा देते हैं। फिर हमारे सामने कंडीशन आती है कि X हमारा 3 बार से ज़्यादा नहीं रिपीट हो सकता। तो अगर हमारा 80 हो गया है तो 90 के लिए क्या करेंगे, 90 के लिए हम करते ये हैं कि 100 यानी कि C के पहले 10 लगा देते हैं तो 90 आ जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि भाई साहब जो पहले लगता है ना वो उससे घट जाता है, जो आगे लगता है वो उससे क्या होता है जुड़ जाता है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर इतना सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो मैं आपको 1000 वाली एक चीज और बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस बिल्कुल देखते रहिए। कि अगर हमें देखिए, अगर 3000 लिखना है तो हम क्या करेंगे भाई, 3000 लिखने के लिए तो हम यही करेंगे कि M को 3 बार लगा देंगे, क्योंकि कोई भी नंबर
3 बार तक रिपीट हो सकता है। तो हमने क्या किया, 3m लिख दिया। लेकिन जब हमें 4000 लिखना होगा तब क्या करेंगे भाई साहब? आप सोचिए, जब हमें 4000 लिखना होगा तब क्या करेंगे? ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। अगर हमें 4000 लिखना होगा तब क्या करेंगे? ऐसे ही 4000, 5000 और 6000, या लिखो 10,000, 20,000, जो भी लिखना हो। 4000 लिखने की हम क्या करेंगे? 4000 के लिए करेंगे ये कि हम लिखेंगे 4 बनाएंगे, v के पहले i लगाएंगे और इस पे भाई साहब लगा देंगे क्या? इस पे लगा देते हैं हम लोग बार। बार का यूज कर लेते हैं। इस बार का मतलब ये होता है किसी भी नंबर का 1000 गुना। पॉइंट बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट करिएगा। किसी भी नंबर का इस बार का मतलब होता है किसी भी नंबर को गुणा कर देना 1000, 1000 से, 1000 से गुणा। यह कह सकते हो एक 1000 टाइम्स या 1000 गुना, कोई भी नंबर 1000 गुना होगा अपना। इस बार का मतलब ये होता है 1000 से गुणा। इस बार का मतलब ये होता है। तो 5000 लिखने के लिए क्या करेंगे? 5 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। अगर 5 के ऊपर हम बार लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5000। 6000 लिखने के लिए 6 के ऊपर बार। अब 10,000 अगर आपको लिखना है, अगर आपको 10,000 लिखना है तो आप क्या करोगे? अगर आपको 10,000 लिखना है तो मैं इधर की जगह थोड़ी सी रब करूंगा। ये देख लें, अगर मुझे 10,000 लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए 10,000 है, इसको लिखेंगे x के ऊपर लगा देंगे बार। x पे बार लगा देंगे। देखिए बार और ये जो 1 और 2, 3 इस पर जो लाइन बनती है इस पे डिफरेंस होता है। ये जुड़ी हुई बनती है और बार नंबर से थोड़ा सा ऊपर बनता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बनाया है, ये सारे जोड़ के बनाए हुए। इन चीज में छोटा सा डिफरेंस होता है। इसको देखिएगा, अगर आप ये बार वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है एग्जाम में। इसको देखिएगा, बेसिक तो आपका इसका ये हो गया कि इससे इसी से सारे नंबर बन जाते हैं। अब कुछ नंबर्स की मैं करा दूंगा प्रैक्टिस, देखेंगे इसको। अगर आपने इसको कर लिया है तो हम लोग देखते हैं कि ये जो नंबर है, इस नंबर को हम लिख क्या सकते हैं? इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? अब एक चीज मुझे बताओ, अगर ये जो XC लिखा है इसकी वैल्यू क्या है? C 100, 100 के पहले 10 लग गया तो भाई साहब क्या हो गया? 90, 90 हुआ। उसके बाद क्या लिखा है? 90 के बाद V और I, यानी कि 5 के आगे 1 लगा दिया है तो क्या हो गया? 6। 90 प्लस 6 यानी कितना आ गया? 96। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं? अगर क्लियर हो गया है तो फिर लाइक शेयर ठोको जल्दी से। ऐसे ही मैं अगर एक एग्जांपल और आपको बताऊं कि जैसे अगर आपको लिखना हो कि 111 यानी कि 111 अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? इसको लिखने के लिए मैं पहले आपको तरीका बता देता हूं। आप नंबर को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 11, 100 प्लस 11 लिख लो। 100 को क्या लिखोगे? C लिखोगे और 11 को क्या लिखोगे? 10 के आगे 1 जोड़ देंगे, यानी कि x में एक I लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 111। अगर आपको 89 लिखना है तो क्या करोगे? 89 के लिए आप पहले लिखोगे 80, उसके आगे लगा दोगे 9। 80 लिखने के लिए क्या करेंगे? L में 3x जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80। और इसमें 9 को जोड़ देना है, यानी कि एक x लिख के उससे पहले I लगा देना है तो ये कितना हो जाएगा? 9 होगा। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो बड़ी आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। एक बार इसको देखेंगे, आप लोग समझे सारा, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए देखेंगे आगे क्वेश्चन। फ्रैक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, बड़े ही आसान से क्वेश्चन हैं, लेकिन हो सकता है कई लोगों को सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही हो, तो वहाँ से शायद हेल्प मिले। देखेंगे एक बार, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा कि क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट 0.5, फाइंड द प्रोडक्ट 0.5। क्वेश्चन है आपका 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.005, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 500। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ क्या क्वेश्चन यही है। जी हाँ, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है। इसको आपको करना है सॉल्व, करके देखें एक बार, उसके बाद मैं कराता हूँ। चलिए देखें, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को डेसिमल को हटाना है तो जितने दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो से हमें गुणा करना पड़ेगा। देखो मैं एक को आराम से बता देता हूँ, उसके बाद थोड़े सारे शार्ट में कर देंगे। अगर इसको हमें लिखना है तो भाई दशमलव के बाद एक अंक है, अगर एक अंक है तो एक अंक हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अगर 10 से हम गुणा करेंगे 10 से भाग भी करना पड़ेगा ना। तो इसको क्या लिख लेंगे, 5/10। देखो अगर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये 10, ठीक है। तो अब मैं सीधे डायरेक्ट कर सकता हूँ। देखें क्या लिख लेंगे, 5/10, और इसको क्या लिख लेंगे, 5/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 5/100 लिख लेंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5/1000 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है, और इंटू 500 यानी कि 500। अब ये बताओ भाई, 2 जीरो से ये हटा लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा लो, और क्या करोगे, इस 5 से ये 5 दूनी 10 कर लोगे। अगर कर लोगे तो अभी देखिएगा आप, इसको हम क्या कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं इसको देखूं तो कितना हो जाएगा, 555, 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा, बटे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1000 होगा या नहीं। अगर मैं ये तीनों जीरो नीचे से हटाऊं, 1000 से इस पे भाग दूं, तो क्या दशमलव हमारा यहाँ 3 अंकों पे लग जाएगा। तो इसको आगे अगर आप भाग देके देख लो, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान सा है। आप जितने नीचे जीरो हटाओगे उतने अंकों से ऊपर दशमलव लगेगा, उतने अंकों के बाद देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 1 में भाग जाएगा नहीं, 2 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे 0, ये हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा, देखें 0 लगाया तो ये भी डिजिट आ गया, 2 छक 12, उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 0 6 2 5, यही आपका आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन को देखते हो तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। देखें इसको एक बार, यही आपका आंसर है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आपके पेपर में पूछा गया है, और ये भी 2016 में ही पूछा गया है। देखें इसको, आपको फ्रैक्शन को आरोही और अवरोही क्रम में सेट करना है। इसके लिए आपको मैं 2-3 तरीके बताऊंगा जिससे आप आसानी से कर पाओगे। आपके पास जो फ्रैक्शन है 1/2, 7/12 और 2/3, देखेंगे 1/2, एक मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ, 1/2, 2/3 और 7/12।
भाई जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है उसको मैं बता दूं, जो असेंडिंग होता है ना, एक होता है असेंडिंग, असेंडिंग को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरोही। क्या बोलते हैं, आरोही। असेंडिंग मतलब होता है ऊपर चढ़ना, असेंड करना। और दूसरा होता है डिसेंडिंग। दूसरा क्या होता है, डिसेंडिंग, यानी कि अवरोही। अवरोही क्रम जो कि होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, और ये वाला भाई साहब होता है नीचे से ऊपर की तरफ, और ये वाला होता है ऊपर से नीचे की तरफ। सही से देखिएगा, ये वाला आरोही क्या होता है, देखिए ये वर्ड छोटा है इसलिए छोटे से ज्यादा की ओर, यहाँ पे जस्ट विपरीत होता है, रिवर्स होता है। और ये वाला बड़ा है इसलिए ये बड़े से छोटे की तरफ आता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में इसको लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, नीचे से ऊपर की ओर हमें जाना है। तो इसको आप पहले ये बताओ, इसको क्या कर लोगे, नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो देखिएगा, इसका हम डिनोमिनेटर देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर छोटा है, तुरंत हमारे माइंड में अगर क्लिक कर गया कि इन तीनों का, यानी कि इसके डिनोमिनेटर क्या, डिनोमिनेटर यानी बात करूं हर, इसका हर 2, 3 और 12 है। तो अगर एलसीएम 2, 3, 12 का मैं आसानी से निकाल लेता हूं, एलसीएम यानी कि लासा, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 12 यानी कि 2, 3 और 12, इसका अगर आसानी से एलसीएम निकाल लेते, जैसे कि यहाँ पे इसका कितना होगा, 12 होगा। अगर इसका यहाँ पे 12 होगा, ऐसे आसानी से निकाल लिया, क्या करो, इसके हर को कर लो बराबर, इसके हर को कर लो बराबर। अगर इसके हर को बराबर करना है, यानी कि सबके डिनोमिनेटर को 12 होना चाहिए, होना चाहिए। अगर सबका हर बराबर होगा, इसको करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 को नीचे 6 से गुणा करेंगे। अगर 6 से करेंगे, ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। इसमें कितने से करेंगे, 4 से करेंगे, तो हमें इसके लिए ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, अगर करना पड़ेगा। तो ये वाला ऑलरेडी है ही, तो इसमें हमें करना ही नहीं पड़ेगा। तो अब सीधे ये वाला स्टेप आप यहां से सीधे आके यहां देखें, ये कैसे किया। तो ये 6 का नम 6 और 6 दून 12, कॉमा 4 दूनी 8, 8/12, और ये 7/12 हुआ। अब सब भाई सबका हमारा क्या हुआ, हर यानी डिनोमिनेटर हो गया है इक्वल। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई हैं। अब इसको हम आसानी से चाहे कम से ज्यादा की ओर, चाहे ज्यादा से, यानी कि आरोही और अवरोही में बड़े ही आराम से इसको सेट कर सकते हैं। हमें सेट करना है आरोही में यानी छोटे से बड़े की ओर, तो छोटा से बड़ा यानी कि 6/12 और 7/12, उसके बाद कौन आएगा, 8/12 आएगा। अगर ये फ्रैक्शन आप देखेंगे तो पहली वाली फ्रैक्शन देखिए, ये पहली वाली फ्रैक्शन थी ना। उसके बाद अगर मैं देखूं, यानी 6/12, 7/12, 6/12 थी हमारी 1/2, और उसके बाद थी हमारी 2/3। देखिएगा लास्ट वाली 7/12 वही सेम है, और हमने बीच वाली को क्या किया है, कितनी हो गई है, 8/12, यानी कि बीच वाली थी 2/3 थी। अगर ये थी तो यही फ्रैक्शन आप देख लो कौन सा क्रम आपका बिल्कुल सही आ रहा है। देखो एक ऑप्शन तो ये था आपके पास कि अगर आसानी से आप हर बराबर कर ले जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन बाय चांस आपके पास बड़ा नंबर आ गया, आप हर इसका बराबर नहीं कर पा रहे हो, तब आप क्या करोगे, सोचो। बाय चांस इसका अगर मैं ऑप्शन देख लूं तो ऑप्शन क्या होगा, 1/2, 7/12 और 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को ना परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिएगा मैं छोटी सी जगह में करके बताऊंगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं पहले लिख लेता हूं। जैसे था हमारा 1/2 और 7/12 और क्या था 2/3। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा 100 से भाग, ये 100 से गुणा करके 100 से, यानी कि 100 से गुणा करके यहाँ पे लगा देंगे परसेंटेज का साइन। 100 से गुणा करके यानी 00 लगा के परसेंटेज, 00 लगा के परसेंटेज होगा। अब देख लो मोटा मोटा भाई, ये 50% हुआ
और इसको अगर मैं बात करूँ 12 पंचे 72 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 12 पंचे 60, उसके बाद 100 हुआ, 12 अट्ठे 96, 58% लगभग में अप्रॉक्स में देखेंगे। अगर पॉइंट में जाता है सबका सेम आ रहा है तो लगभग हमें पॉइंट में करना होगा। और इसके लिए देखो इसमें कितना होगा, 3 18 और 3 18 66% के आसपास। भाई साहब ये 50, ये 58, ये 66, अब बताओ इसको आसान है कि नहीं? सीधे आपका आंसर आ गया। आपको चाहे जैसे क्रम में लगाना हो, परसेंटेज में कर लो, एक ही स्टेप में आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। यानी कि 50% आपका सेम, पहले 1/2, उसके बाद 7/12 और 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए? 2 तरीके आपके पास देखें। और बाकी डिवीजन वाला मेथड अगर यूज करते हैं आप तो वो हो जाता है बड़ा। देखिए इसके एक बार समझें, नजरों से उतारें जल्दी से। चले, अगर यहां तक हो गया है तो इसके बाद मैंने जो आपको रिकरिंग डिजिट यानी कि आवर्ती अंकों वाले क्वेश्चन कराए थे, वहां से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और लगातार पिछले सालों में पूछे भी गए हैं। देखें आपके सामने क्वेश्चन है, हाजिर है। क्वेश्चन में करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 0.126 0.126 और 36, लास्ट में 36 पर यानी 36 पर लगा दिया है इन्होंने बार। 36 पर क्या किया है, बार लगा दिया है। तो इसको क्या हम भिन्न में नहीं कन्वर्ट कर सकते? यानी कि इसको एक्सप्रेस करना है, हमें भिन्न में बताना है, फ्रैक्शन में ये क्या होगा। सिंपल सा है, हमने आपको बहुत कराया है, बहुत अच्छे से कराया है। क्या कराया? डेसिमल नहीं यूज करेंगे। तो ये अगर 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, जब 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1251 बटे 9900 बचेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर 9 से हम काटें तो देखो 9 से क्या कैंसिल हो सकता है, 9 × 9 और कितना हो जाएगा 335, तो 9 4 36, तो हम 9 3 ले जाएंगे यानी कि 27, और इसमें आपका 81 हो जाता है लास्ट में, जो कि 9 9 जा 81, और नीचे हो जाएगा 9 × 9 9, 9 1 जा 9 और 00, यानी कि 139 डिवाइडेड बाई 1100, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। इसको आप देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली डेसिमल लग गया था, जो कि होता नहीं है, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे डेसिमल नहीं होता है भाई साहब। ये डेसिमल हटाने के लिए ही हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, जितने अंकों पर बार नहीं है उनको कर देंगे माइनस, उन सभी को माइनस कर देंगे, और उसके बाद डिवाइड करेंगे किससे? जितने अंकों पर बार है उतने 9 से, और जितने पर बार नहीं है उसी में उतने 0 लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। एक बार देखिए, इसको समझे अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए जोड़ घटाना भी पूछ रखा है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी डेसिमल वाला आपसे पूछा है, जो कि बहुत ही आसान होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कई लोग उसको भी गलत कर देते हैं, तो हम लोग इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 12.543 12.543 और सेकंड नंबर है 125 पॉइंट यानी कि डेसिमल 43। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिजिट होता है, अगला अंक आता है, अगली संख्या आती है, वो होती है 1.25 1.2543 और इसके बाद जो अगली संख्या होती है
इसके बाद जो हमारी अगली संख्या होती है वो कौन सी है? 1 2 5 4, 1 2 5 4 दशमलव क्या है? 3 है, दशमलव है 3। भाई साहब आपको लग रहा होगा कि दशमलव के बाद किसी में 1 अंक है, किसी में 3 अंक है, किसी में 4 अंक है। तो एक चीज आपने पढ़ा होगा कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या अगर लिखी होती है उसके बाद हम कितने भी जीरो लगाएं, यानी कि दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो लगाएं, नंबर पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे जितने अंक कम है उतने लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। ऊपर 3 थे तो हमने यहाँ 1 लगा दिया। यहाँ पे भाई 4 है तो यहाँ भी 4 कर लिया, यहाँ भी 4 कर लिया और नीचे वाले में भी 4 कर लेंगे। अभी आसानी से आप जोड़ पाओगे, जैसे अभी तक जोड़ते आ रहे हो वैसे ही आसानी से आप जोड़ सकते हो। तो अगर हम इसको जोड़ें 0 3 3 यानी कि 3 ही रहेगा, और ऐसे 4 3 7 हो जाएगा यानी कि 7, 4 3 7, 5 12 का 2 हासिल 1, और 5 1 6 4 10, 5 15 का 5 हासिल 1, दशमलव है तो हमने दशमलव लगा दिया यानी डेसिमल, और हासिल 1 था ही 2, 1 हासिल वाला 3, और 5 3 8, 1 9 4 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 2 4, 5 4 9, और देखेंगे 1 2 1 3 और 1, यानी कि 1393.5273 यही आपका होगा आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखें एक बार इसको, बस इसमें इतना ही सा होता है कि जितने अंक कम होते हैं उतने हम लगा लेते हैं जीरो, तो हमें जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टाइम क्या हो? कितना टाइम हो देखो? 46 मिनट। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सब्ट्रैक्शन का है। बड़ी आसानी से उसको कर पाएंगे, देखने की कोशिश करें। इसमें घटाना दिया है भाई साहब, एनटीपीसी ने जोड़ घटाना पूछना शुरू किया है और पिछले काफ़ी समय से वो पूछ रहा है। देखेंगे 4.48 4.48, और इसके बाद दूसरा नंबर है 7.632 प्लस 7.632, और इसके बाद हमारा क्या आता है? देखेंगे 7.632 के बाद -8.45 -8.45 एंड -3। इसको अगर आप देखेंगे कितना आसानी से करने वाले हैं हम लोग। तो अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं भाई साहब, आपको समस्या समझ में आ रही हुई क्या? कि यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 ही है, तो हमने क्या किया? एक जीरो लगा दिया, आसानी से जोड़ पाओगे। जीरो में 2 जोड़ा तो हमने 2 आया, 8 3 11 का हुआ 1 हासिल 1, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल 1, दशमलव लगा दिया क्योंकि दशमलव है यहाँ पे। उसके बाद 7 4 11 1 12, 12.112 और माइनस 8 में से 3 जोड़ लेंगे, माइनस माइनस जुड़ता है आपको पता है, 8 में से 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 11.45, 11.45। अब इसको आप आसानी से घटा सकते हैं, कैसे? यहाँ पे 3 है तो भाई साहब यहाँ भी 3 हो गए। अभी आप इसको देखें, अभी देखें आप 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। 1 में से 5 नहीं हो सकता, 1 हासिल लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में 5 जाएगा, 6 आ जाएगा भाई साहब। यहाँ हो चुका है 0 है तो 0 4 से घट नहीं सकता। तो अब देखें यहाँ से एक उदाहरण लेंगे जो कि हो जाएगा कितना? 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद फिर दशमलव आ गया, दशमलव लगा दो, अभी लगा लो या बाद में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बचा 1 में से 1 कितना? 0, और 1 में से 1 0, यानी कि 0.662 यही आपका आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन को देखते हो तो ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर होगा, यही आपका होगा आंसर। देखें एक बार, समझने की कोशिश करें इसमें क्या हुआ है, बाकी कोई खास क्वेश्चन नहीं है।
ऐसे ही देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 4-5 वाले सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। देखें, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 107.03 टू गेट आपको क्या फाइंड करना है, क्या पाना है? 96.4। भाई इसको 96.4 करने के लिए ऐसा कौन सा नंबर घटाएं कि ये 96.4 आ जाए? आसानी से नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे? हम सपोज करते हैं x घटा देंगे, तो क्या किया हमने 107.03। इसमें क्या किया हमने, x को दिया घटा, x को घटा दिया तो हमारा कितना आना चाहिए? 96.4 आएगा। अब इसके आगे सॉल्व करना क्या बताने की ज़रूरत है, नहीं कर लोगे, फिर भी मैं करा देता हूँ। x को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो 107.03 माइनस 96.4 इज इक्वल टू x ही तो निकालना था। हमने एक लिखा कि माना x घटाने पर। भाई साहब लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, x घटाने पर, यानी कि लेट x सब्ट्रैक्ट टू x। x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 0 लगा दिया। 3 में से 0 3 और 0 में से 4 नहीं जाएगा, 1 उधार लेंगे यानी कैरी करेंगे, तो 10 में से 4 6 और पॉइंट लगा दिया हमने। इधर 6 में से 6 0, 10 में से 9 1, ये 10.63 यही आपका आंसर होगा, जो कि x की होगी वैल्यू। देखें, लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई का आता है, जो कि बहुत ही आसान है। देखें, 5.16 मल्टीप्लाई बाई 3.2 यानी कि 3.2। अब ये मल्टीप्लाई क्या ना आप नहीं कर पाओगे भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन तो हवा में उड़ा के मारने हैं, देखते ही आंसर मारो। कैसे? 32 की या तो आपको टेबल आती हो, एक ही ऑप्शन है कि भाई साहब 32 की आपको 32 की पहाड़ा आना चाहिए, या तो फिर इसको डेसिमल हटाओ, उत्ते से डिवाइड करो, उसके बाद करो। आपके पास 2 ऑप्शन है, सिंपल। तो भाई 32 की टेबल अगर मैं पढ़ूं तो 32 छक्का कितना होता है? 32 सिक्सा कितना होगा? सोचो कितना आएगा? 192। अगर 192 आएगा तो हम 2 लिख देंगे, कैरी हो जाएगा 19, और 32 1 जा 32, इसमें 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51, लिखेंगे 1, कैरी होगा 5 होगा। 32 5 जा 160, 160 में 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 165। और अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो 2 अंक ये, 1 अंक ये, तो दशमलव के बाद कितने अंक हुए? 3, 1 2 और ये 3, दशमलव के बाद 3 अंक, यानी कि 5 1 2 के पहले दशमलव लग जाएगा, 16.512 आपका आंसर आ जाएगा। 16.512 आप ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखें एक बार, देख ले, बस मुझे 2 क्वेश्चन और कराने हैं। देखिए आप, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो गया है, फिर से एक बार उसी 2016 में ही आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कि एक फ्रैक्शन है आपकी 3/8, देखेंगे इसमें पूछा है कौन सी फ्रैक्शन आपकी सही है। देखेंगे, एक 3/8 19/73, 19/73, और एक हमारी कौन सी फ्रैक्शन है 19/73 29/47, 29/47, और उसके बाद क्या बताया 29/47 और 17/39, 17/39। इसके लिए भाई क्या इजी ऑप्शन रहेगा आप खुद समझें। देखें एक बार
क्या हो सकता है इस पे। अगर इसको मैं वैसे ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, देखते हैं हो पाता है। यानी इसका सही क्रम हमें बताना है कि कौन सा इसका सही क्रम होगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें डबल जीरो लगा के परसेंटेज लगा देते हैं, इसमें भी डबल जीरो लगाएंगे और परसेंटेज लगा देंगे। इतना तो कर ही सकते हैं। डबल जीरो लगाया और परसेंटेज लगा दिया, इसमें भी लगाया डबल जीरो और लगा दिया परसेंटेज। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना, 300/8। इसका अगर परसेंट निकालें कितना आएगा, देखो 8 त्रिक 24 और 8 सते 56, अप्रॉक्स 66%, यानी कि 67% अप्रॉक्स। अगर पॉइंट में वैल्यू कोई 67 और आ जाता है तब इसके पॉइंट तक जाएंगे, अदरवाइज पॉइंट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई 73 से 1900 को हमें भाग देना है तो कितने बार जा सकता है, क्या पहली बार में 2 बार जाएगा। देख लो बेसिकली अगर आप 73 से तो 2 बार जाएगा, 2 3 6 और 2 से 14, 146। इसको अगर माइनस करते हैं तो 4 आता है और 8 में से 4 44 आ जाएगा, एक नीचे जीरो और आ गया, 440 हुआ। अभी ये कितने बार इसको जा सकता है, एक देखेंगे अप्रॉक्स में कितने बार तक जा सकता है। 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42 के 6 बार जा सकता है, जा सकता है। देखिए 36 18 और 6 सत्ते 42, 42 1 43, यानी कि 438। अभी भी 2 बचा, यानी कि 6 बार जा सकता है। तो भाई साहब ये कितना होगा आपका, 26% होगा। समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो यहां से देखें 2900 को भाई साहब 47 से, अब यहां मुझे आपको समझाना भी है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप पर्सनली करेंगे तो बिल्कुल भी टाइम आपका नहीं लगेगा। 47 से दें, 47 कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स, 4 7 जा 28, चाहे 280 नहीं जा सकता ना, 7 बार नहीं जा सकता, यानी कि 6 बार तो जाएगा ना। अगर 6 बार जाएगा तो 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4 और 6 चौक 24 4 28, यानी कि 280। ये 82 हुआ तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये 80 हो जाएगा। तो एक बार और चला जाएगा, यानी ये आ गया लगभग 61%। तो भाई साहब अब ये बताओ मुझे 1700/39 कितना आएगा, 1700 भागे 39। अगर इसको सॉल्व करते हो आप तो ये कितनी बार जाएगा, देखिएगा 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 9 चौक 36, यानी कि 4 बार से ज़्यादा नहीं जा सकता। अगर 3 पचे 15 ले जाओगे तो 9 पन्ना 45, वो ज़्यादा हो जाएगा, 195 के आसपास पहुंच जाओगे आप। तो अगर ये अब कितने बार गया, 3 चौक 12 यानी कि 4 टाइम्स, तो कितना आया 4 9 36, यानी कि 36 और 4 3 12, 12 3 15, यानी आ गया 156। घटाएंगे तो आएगा 14 और ये हो जाएगा 140। और ये कितने बार जाएगा, 3 त्रिका 9 बार क्या जा सकता, सॉरी क्या 3 त्रिका 9 यानी 3 बार जा सकता है। अगर 3 बार ये चला जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 9 27 का 7 कैरी 2, ठीक है, और 3 3 9 2 11, यानी 117 भाई साहब जा सकता है और उसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे आपका 23 ही शेषफल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 43% होगा। अब बताओ इसको आप आराम से सेट कर लोगे या नहीं। आपको बस एक एक स्टेप का बस कंडीशन यही है कि आपकी कैलकुलेशन यानी कि पहाड़ा वगैरह आपको अच्छे से आना चाहिए, टेबल्स आपके अच्छी सी होनी चाहिए। अब आप इसको चाहे किस में सेट कर लो, चाहे आरोही में चाहे अवरोही में। आरोही, आरोही यानी कि आरोही और अवरोही। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। आरोही यानी छोटा है तो ये छोटा है तो ये छोटे से बड़े की ओर जाएगा, यानी कि असेंडिंग। और ये हो जाएगा भाई साहब डिसेंडिंग। अवरोही आपका डिसेंडिंग हो जाएगा। अब इसको लगा लो। पहले हमारा छोटा कौन आया, 26, 26 वाला, यानी 26 वाली कौन सी फ्रैक्शन है, 19/73 है। उसके बाद कौन आएगा, 26 के बाद 43 वाली, यानी 17/39 आएगी। उसके बाद भाई साहब कौन आएगा, 61 वाली आएगी, यानी कि 29/47
उसके बाद कौन आएगा 67 यानी 67, 3/8 आई। अब भाई ये इसी का अपोजिट कर लो तो आपका डिसेंडिंग हो जाएगा, यानी कि 3/8 और 29/47 और क्या 17/39 और उसके बाद 19/73। अब ऑप्शन चेक कर लो आपका कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। आप चेक कर पाए, देख ले एक बार कौन सा बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपके कई सारे एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप परसेंट में कर लेते हो तो बहुत ही इजी हो जाता है ये। इसको एक बार समझें, अच्छे से करें। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन और लास्ट में हम लोग बात करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन तो इंग्लिश में है बट मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़े अच्छे से। अगर आप देखेंगे तो इसको समझ पाएंगे। मैं क्वेश्चन पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है 2/3 ऑफ चिल्ड्रेन आर इन द एज ग्रुप 1 to 12 ईयर ऑफ दिस इफ 3/4 आर इन द एज ग्रुप of 1 to 8 year, find the fraction of children in the age group of 9 to 12। भाई यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 से 12 साल के जो बच्चे हैं, 1 से 12 साल तक के ईयर तक के जो बच्चे हैं, उनकी जो एज है ना वो 2/3 है। 2/3 है उनकी एज, 2/3 है। उसके बाद क्वेश्चन ने दिया है आप दिस इसी का इफ 3/4 आर इन द एज ग्रुप, यानी 3/4 1 से 8 वालों की एज है। इसी का 3/4 यानी कि जो 1 से 8 हैं, 1 से 8 साल के जो बच्चे हैं, 1 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनकी एज है, इसकी एज का 3/4 यानी कि 2/3 थी, इसको हमने क्या कर दिया 3/4 किया। इसी का बोला है क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है कि पहले 1 से 12 साल तक के बच्चों की एज 2/3 थी और 2/3 एज का 1 से 8 साल तक के 3/4 है, इसका 3/4 है। तो यहां पे पूछा है कि 9 से 12 साल तक के बच्चों की एज क्या होगी। यह कौन सा फ्रैक्शन होगा? मैं एक बार फिर से, चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 12 ईयर, यानी उसकी भिन्न, उसकी फ्रैक्शन क्या होगी? भिन्न यानी कि फ्रैक्शन ऑफ 9 to 12 ईयर चाइल्ड। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल और 2 2 जा 4 यानी कि 1/2। अब भाई साहब ये बताइएगा, अगर मैं 1 से 12 साल तक के बच्चों की उम्र में से अगर 1 से 8 तक के बच्चों की उम्र को हटा दूं तो कितने बच्चों की उम्र बचेगी? 9 से 12 साल के बच्चों की बचेगी या नहीं? अगर 9 से 12 साल के बच्चों की बचेगी तो मैं यहाँ पे करूँगा 2/3 माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 2 दूना 4 माइनस 3। सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा? 1/6। अगर आप ऑप्शन को देखते हैं, अगर आप ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन आपका कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही होता है। देखें आप, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक की ही रहेगी। सारे क्वेश्चंस मैंने फ्रैक्शंस बेस्ड जहां तक पूछे हुए हैं या आगे पूछेगा वो सारे क्वेश्चन कराए हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। और रहे पाइप और टंकी यानी कि पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन, वो क्लास आपको कल ही जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। कल ही आपकी क्लास चलेगी उसकी। तो यहाँ तक कि अगर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं, क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, तो मैंने जैसा कि कहा था मैं सारे एग्जाम जो आते जाएंगे, क्योंकि मैथ का सिलेबस क्या है ना कि सबका होता है सेम।
सभी एग्जाम से मैथ का सिलेबस सेम होता है, बस किसी में ये होता है कि थोड़ा सा लोवेस्ट यानी कि डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, और किसी में क्या होता है थोड़ा सा डीपेस्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो इतनी सी चीज़ें हैं, क्लियर है। जैसा कि मैंने कहा था, टीचर वाले जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होंगे, यानी कि यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या सुपर टेट हो या अदर स्टेट लेवल का टेट हो, उसके लिए मैं मैथ के क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो वो मैं कराऊंगा, जैसा कि मैंने कहा था, उसके लिए मैं स्पेशल प्लेलिस्ट इसमें बनाऊंगा, और वैसे भी बन चुकी है। तो आप क्लास से जुड़े रहें, देखते रहें, और आगे सभी क्वेश्चंस को एंजॉय करें और एग्जाम में अच्छे से करें। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम नेक्स्ट डे।